यूपी के जेवर गांव में रहती है धनवती दीदी। वो सिर्फ पैसे से ही धनवती नहीं है, पर दिमाग से भी है। पढ़ी लिखी, शहर घूमी हुई, हिसाब किताब की बिल्कुल पक्की। गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सीधा धनवती दीदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पर दीदी के साथ फ्री में मिलती है सलाह देने वाली। स्कूल की छुट्टी के बाद दीदी की पूछ 11 साल की बातूनी बेला। छोटी है पर सबकी दादी है। जो भी दीदी बोले उस बात को मजे से समझाती है। ये दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी खूब है। तुम्हारी मम्मी नहीं आई? वो किसी काम से बाहर गई हुई है। अच्छा, उन्होंने अनीता की कहानी तो सुनाई होगी ना? सुनाइए दीदी। ठीक है, मैं तुम्हें अब अनीता की पूरी कहानी सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें समझाई सबको याद है ना? हाँ दीदी याद है। तो दीदी आगे की कहानी बताएं। हाँ बताती हूँ। तो जब मैं अनीता के घर पे थी, थोड़ी देर बाद उसका पति मनोज काम से बाहर चला गया और उसकी एक सहेली कविता उसके घर आई। अरे रजिया, तुम यहाँ? अनीता, तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला तो तुम्हारा पता करने चली आई। रजिया अनीता की बचपन की सहेली है। जिस प्रकार से अनीता सिलाई के काम में लगी रहती है, ठीक उसी प्रकार से रजिया भी कढ़ाई बुनाई का काम करती है। दोनों के घर परिवार और घर की आमदनी भी लगभग एक जैसी है, पर सब कुछ एक जैसा होने के बाद भी दोनों सहेलियों के खर्च और बचत की आदतें एकदम अलग हैं। जहाँ एक तरफ अनीता और उसका परिवार अपने घर के खर्चों और बचत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो वहीं दूसरी ओर रजिया और उसका परिवार आने वाले कल की चिंता करते हुए अपने खर्च और बचत पर पूरी तरह से काबू रखे हुए हैं। मैं तुम दोनों को जब जब देखती हूँ तो मुझे गंगा जमुना की याद आती है। उन दोनों की आदतें भी बिल्कुल तुम दोनों के जैसे ही हैं। वह कैसे दीदी? जैसे रजिया अपना बजट बनाती है, वैसे गंगा भी अपना पूरा बजट बनाती है। और जैसे अनीता बचत करने पर कोई ध्यान नहीं देती, वैसे ही जमुना भी नहीं देती। अरे ये तो बड़ा सही उदाहरण लग रहा है। प्लीज सुनाइए ना दीदी। क्यों नहीं। एक थी गंगा और एक थी जमुना। वो दोनों भी तुम दोनों की तरह सहेलियां थी। गंगा और जमुना की बचत और खर्च करने की आदतें कुछ इस प्रकार से हैं। पहले वर्ष गंगा और उसके पति ने बचत की और वर्ष के अंत में उनके बचत खाते में 3,650 रुपए जमा होते हैं। जमुना और उसके पति ने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई, इसलिए घर पर भविष्य में आने वाली मुश्किलों के लिए परिवार के पास कोई बचत नहीं है। दूसरा वर्ष गंगा और जमुना बीमार पड़ जाती है। गंगा के इलाज के लिए परिवार स्वास्थ्य बीमा का उपयोग करता है और 3,000 रुपए की बचत करता है। जमुना के पास कोई बीमा और बचत नहीं है, तो जमुना का परिवार 5% ब्याज दर पर 3,000 रुपए का ऋण यानी कर्ज लेता है। साथ ही दिवाली के त्योहार के लिए 1,000 रुपए का कर्ज भी लेता है। तीसरा वर्ष गंगा की हर रोज की 20 रुपए की बचत जारी है और सब बचत मिलाकर साल के अंत मतलब आखिर में गंगा के घर में कुल 7200 रुपए की बचत है। जमुना का परिवार कोई बचत नहीं करता, इसलिए परिवार के पास साल के अंत यानी आखिर में कोई बचत नहीं है। चौथे वर्ष में गंगा के परिवार में रोज की बचत बढ़कर 25 रुपए हो गई है और साल खत्म होने पर परिवार के बचत खाते में 9,125 रुपए है। इस साल गंगा का परिवार दिवाली का त्योहार खुशी से मनाएगा। जमुना का परिवार कोई बचत नहीं करता, तो उनके पास कोई बचत नहीं है और साथ ही पिछले सालों से चला आ रहा कर्ज व उधार अब कुल मिलाकर 6,000 रुपए हो गया है। परिवार को हर महीने 500 रुपए का ब्याज भी भरना पड़ रहा है। इसलिए इस वर्ष जमुना का परिवार दिवाली का त्योहार अच्छे से नहीं मना पाएगा। तो देखा दीदी कि आखिरकार समझदारी से की गई बचत के कितने ज्यादा फायदे हैं। तो इस सब से आखिर आप क्या समझे? यही समझे बिटिया कि बचत है तो हमारा कल सुरक्षित है। और इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि एक नियोजित परिवार भविष्य के लिए साफ नजरिया रख पाने के काबिल होता है। भविष्य में आने वाली परेशानियों को बीमा द्वारा सुरक्षित करता है, इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर करता है और धन को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। और इसके बिल्कुल उल्टा अनियोजित परिवार भविष्य के बारे में सोचे बगैर भारी कर्ज वगैरह के चक्कर में पड़ता है।
बीमारी और भविष्य बीमा वगैरह के लिए धन सुरक्षित नहीं कर पाता और बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज करते हुए कोई बचत नहीं करता, जिसके कारण बच्चों का आने वाला कल बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अनीता, आपके खर्चे आमदनी से कहीं ज्यादा हैं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजन करना बहुत जरूरी है। अनीता, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यह भी पता चल ही गया है कि काम की प्राथमिकता के अनुसार तुम्हें अपने परिवार के लिए कौन से लक्ष्य को पहल देनी है। तो रजिया, वित्तीय आयोजन बनाते समय जिन बातों का ध्यान तुमने रखा था वो तुम्हें हमें क्यों नहीं बताती? जैसा आप ठीक समझे दीदी। अनीता, वित्तीय आयोजन बनाते समय मुख्य तौर पर पंचसूत्र का ध्यान हमेशा रखें। सबसे पहले अपना एक वित्तीय लक्ष्य बनाओ। दूसरा, लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे पास क्या संसाधन मौजूद हैं और साथ ही किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सी निवेश नीति काम करेगी, यह सोचो। तीसरा, कार्य योजना तैयार करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के लिए बचत करें और कर्ज चुकाएं, क्योंकि जब तक आप पर कर्ज बना रहेगा तब तक आप सही तरीके से बचत के लिए कोई सही फैसला नहीं ले पाएंगे। चौथा, हमेशा याद रखें कि शुरुआत में वित्तीय योजना को लागू करने में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, परंतु विश्वास रखिए कि कुछ समय के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और साथ ही बीच बीच में योजना का मूल्यांकन भी करते रहें। पांचवा और सबसे जरूरी है कि लक्ष्य निर्धारण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों को अंजाम देते रहना ज्यादा जरूरी है। परिवार की स्थिति या हालात में कई कारणों से बदलाव आ सकते हैं और हो सकता है कि अपने जीवन में सुधार लाने की वजह से योजना में परिवर्तन यानी कि बदलना भी पड़ सकता है। बहुत बढ़िया रजिया, बहुत सही से याद है तुम्हें सब। धन्यवाद दीदी। दीदी, पंचसूत्र तो समझ आ गया, पर हमें एक बात और बताइए कि हम अपने धन को कहां-कहां सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। बचत को सुरक्षित रखने के कई तरीके हैं, जैसे औपचारिक, अर्ध औपचारिक और अनौपचारिक तरीका। औपचारिक में शामिल है बैंक और सहकारी बैंक, डाकघर, बैंक, वीसी या बैंक मित्र। अर्ध औपचारिक में समूह बचत, संग्राम बैंक, वित्तीय संस्थान। और अनौपचारिक तरीके में शामिल है घर पर ही नकदी रखना, सोना, पशु या जमीन खरीदना शामिल है। और हाँ, बचत सेवा का विकल्प चुनते समय हमेशा ध्यान रखें कि बचत की जगह समझने में आसान और घर से नजदीक हो। दीदी, ये तो समझ में आ गया, पर दीदी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी तुरंत मैं और मेरा परिवार ऐसा क्या करें कि हमारी हालत जल्द से जल्द सुधर जाए। ठीक है, इसको सही तरीके से समझने के लिए चलो बेला, अब तुम्हारी बारी। और कॉपी पेंसिल लेकर बेला है तैयार दीदी। जी दीदी, बताएं। चलो, उदाहरण के लिए मान लेते हैं मनोज की आय 5,000 रुपए, दूध से आय 1,500 रुपए, अनीता की सिलाई से आय 2,500 रुपए। बेला, कुल मिलाकर कितनी आय हुई? कुल आय यानी आमदनी 9,000 रुपए हुई दीदी। और अब हम व्यय और बचत की बात करते हैं। घर खर्च 4,000, मोहन के काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल का खर्च 1,000, ब्याज 500 रुपए, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च 500 रुपए, दवाई खर्च 1,000 रुपए, सामाजिक या रिश्तेदारी में खर्च 500 रुपए। बेला, कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ? दीदी, खर्च हुए 7,500 रुपए और पीछे बचे 1,500 रुपए। वेरी गुड बेला, और तुम्हें मिले पूरे 10 में से 10 अंक। थैंक यू दीदी। अरे दीदी, हमने कभी ऐसा हिसाब किताब नहीं लगाया। दीदी, आज हमने जाना कि बजट बनाने से ही पता चलता है कि कहाँ पैसा जा रहा है और कहाँ फालतू खर्च हो रहा है, और साथ ही यह भी समझ में आया कि कहाँ पैसा बचाया जा सकता है। देखा, अब तुम्हारे पास अंत में बचत भी हो गई और घर में खर्च भी आसानी से बट गया। चलो अनीता दीदी, अब आप जल्दी से गेट वेल सून हो जाओ और अब इसी तरह से घर का बजट बनाओ और बचत बढ़ाओ। धनवती दीदी और बड़बोली बेला, जो आप लोगों ने हमें बातें बताई
वो अनीता कविता ही नहीं, वो हम सबके जीवन के वित्तीय आयोजन के लिए महत्वपूर्ण बातें पता चली। और एक बात और, आपात स्थिति में यदि बेरोजगार हो जाए तो सरकार की मनरेगा से जुड़े। इसमें सरकार 100 दिन तक रोजगार मुहैया कराती है, जिसमें आप 220 रुपए प्रतिदिन तक कमा सकते हैं। महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए योजना ने 33% महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी, जिसमें अधिकतर राज्यों में प्रतिशत और ज़्यादा दर्ज किया गया है। जी दीदी, मैं भी कुछ इन्हीं परेशानियों से गुजर रहा था। आगे से मैं इन्हीं बातों का ध्यान रख के खर्च एवं बचत करूंगा। बहुत अच्छा, तो चलो अब सब मेरे साथ दोहराओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 90 पूरे 100, लाख टके की बात बताऊं। हाँ हाँ दीदी, जरूर बतलाओ। योजनाओं को खूब अपनाओ, पंचसूत्र से पूंजी बढ़ाओ, पूंजी बैंक में ही रखवाओ, फालतू खर्च पर रोक लगाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 बन गए 150।